Hello students, in this video we'll discuss chapter number 3, objectives and methods of struggle of the early nationalist। तो बेटा सबसे पहले हम लोग जानेंगे अर्ली नेशनलिस्ट कौन थे। तो अर्ली नेशनलिस्ट को हम मॉडरेट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये वो कांग्रेस के एक्टिव लीडर्स थे जो 1885 से लेकर के 1905 तक बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे। ठीक है, ये ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस पे बिलीव करते थे, सीधे जाके ब्रिटिशर्स से कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करते थे। ये प्रेयर और पेटिशंस की पॉलिटिक्स में ध्यान देते थे। ठीक है, इनका जो पॉलिटिक्स करने का जो तरीका था वो था पॉलिटिक्स ऑफ प्रेयर, पॉलिटिक्स ऑफ पेटिशंस। ठीक है, तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे जब ये लोग स्ट्रगल कर रहे थे तो ये किन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर के स्ट्रगल कर रहे थे, मतलब इनका जो संघर्ष था, जो स्ट्रगल था, उसके पीछे के उद्देश्य क्या थे, मतलब ये क्या क्या चाहते थे उस टाइम में ब्रिटिश गवर्नमेंट से, वो सारे ऑब्जेक्टिव्स हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि भाई ये किस तरीके से ब्रिटिशर्स के सामने अपनी बातों को रखते थे, कौन सी मेथड्स को यूज़ कर रहे थे ये स्ट्रगल के लिए। तो चैप्टर हेडिंग आप लोगों को क्लियर है कि भाई इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे वो ऑब्जेक्टिव, वो मेथड्स जो स्ट्रगल की थी, जो किन्होंने यूज़ की, ये अर्ली नेशनलिस्ट ने। ठीक है, चलो तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे बेटा। तो सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे अर्ली नेशनलिस्ट को, जो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या डिमांड्स थी हमारे अर्ली नेशनलिस्ट की। फिर जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे, ठीक है, उनके बिलीव्स क्या थी, उनकी मेथड्स ऑफ स्ट्रगल क्या थी। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे ऑफिशियल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स द कांग्रेस। फिर जो अर्ली नेशनलिस्ट थे इन्होंने क्या क्या अचीव किया और इनकी फेलियर्स क्या रही। देखो बेटा, जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो 1857 में भी चला, उसके पहले भी चल रहा था, पर हम क्या हर बार जीतते आए? नहीं ना, पर हारने के बाद भी हमें कुछ ना कुछ एडवांटेज हमेशा मिलता रहा। तो ऐसे ही जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनके भी कुछ फेलियर्स थी और उनके कुछ अचीवमेंट्स भी थे, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि भैया जो अर्ली डेज थे इंडियन नेशनलिज्म के, भारतीय राष्ट्रवाद के जो शुरुआती दौर था, उसमें प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट लीडर्स कौन कौन से थे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे दादा भाई नौरोजी को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को और गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, इन तीनों को चैप्टर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बेटा जो हिस्ट्री है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वही स्टोरी भी है इंडियन नेशनलिज्म के राइज होने की, उसकी ग्रोथ की। ठीक है, आप सबको पता है, हमने सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने के पहले भी बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे जो इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में काम कर रहे थे, पर ठीक है इनके अंदर कोऑर्डिनेशन नहीं था, ये लोग यूनाइटेड नहीं थे। तो ये जो भी स्ट्रगल करते उसका इम्पैक्ट भी ओवरऑल इंडिया पे नहीं पड़ता था। पर जब कांग्रेस बनी तो इसने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया फ्रॉम द पीपल ऑफ एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया। भारत के हर कॉर्नर से व्यक्ति आए और अपने फ्रीडम स्ट्रगल को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो चालू रख सकता था। मतलब अब लोगों को यूनाइटेड करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था। ठीक हुई बात। तो जो हिस्ट्री है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वही स्टोरी भी है हमारे वाइक्रस नेशनल मूवमेंट की कि भैया इसका राइज कैसे हुआ, इसकी ग्रोथ कैसे हुई। फिर अगर हम बात करें हमारे स्ट्रगल के पूरे पीरियड की, ठीक है, कि हमने कब से कब तक लड़ाई की, तो बेटा इसको हम 4 मेजर फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आपको हर फेज में मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने इसको 4 फेजेस में डिवाइड किया। जैसे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो मॉडरेट्स थे। फिर 1905 से 1919 तक जो असर्टिव फेज चला, यहाँ पर जो कांग्रेस थे उन लोगों ने थोड़ी सी रेडिकल प्रैक्टिसेस को यूज़ किया। फिर गांधीयन एरा आया जहाँ पर हमने सत्याग्रह की बात की। फिर 40 से 47 तक का टाइम थोड़ा सा और डिफरेंट था। क्लियर है। तो हम लोग हमारे इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम को 4 मेजर फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। वो 4 मेजर फेजेस हैं। फर्स्ट अर्ली नेशनलिज्म 1885 से 1905 तक, एजर्टिव नेशनलिज्म 1905 से 1990 तक, गांधीयन एरा 1990 से 1939 तक, और फिर फाइनल फेज दैट इज 1942 1947। क्या इतनी बातें समझ में आई आपको?
हमारे पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को हमने 4 मेजर फेजेस में डिवाइड कर दिया है। पहला 1885 से 1905 तक चलेगा, जिसे हम अर्ली नेशनलिज्म कहेंगे। दूसरा 1905 से 1990 तक चलेगा, जिसे हम असर्टिव नेशनलिज्म कहेंगे। फिर आएगा गांधीयन एरा, जो 1990 से 1939 तक चलेगा, और फिर फाइनल फेज 1940 से 1947 तक। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे अर्ली नेशनलिस्ट को। तो बेटा वो सारे लोग जिन्होंने 1885 से 1905 तक कांग्रेस में अपने डोमिनेशन को बनाए रखा, ठीक है, कांग्रेस में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहे, उसमें से कुछ लीडर्स को हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ नहीं, सबको ही डिस्कस करेंगे। अब बेटा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे जिनको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। 1885 से 1905 तक कांग्रेस के वो लोग जिन्होंने कांग्रेस को डोमिनेट करके रखा, मतलब जिनकी बहुत ज़्यादा चलती थी उस टाइम में कांग्रेस में, उन लोगों का नाम है WC बनर्जी, रास बिहारी बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बेटा यहाँ पर स्पेलिंग में आपको डिफरेंस दिख रहा है, बनर्जिया दिख रहा है, यहाँ पर बनर्जिया दिख रहा है, पर जब हम हिंदी में पढ़ते हैं दोनों को ही तो वो बनर्जी ही है, ठीक है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी, WC बनर्जी, रास बिहारी बोस, RC दत्त, ये लोग कहाँ से थे? बंगाल से थे। फिर दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रनाडे, फिरोज शाह मेहता, ये लोग महाराष्ट्र और गुजरात से थे। एक बात बेटा, उस टाइम में महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग नहीं हुआ करता था, ठीक है, एक ही प्रोविंस हुआ करता था। तो फिर से देखो, दादा भाई नेहरूजी, गोपाल कृष्ण गोखले, रनाडे, फिरोज शाह मेहता, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? महाराष्ट्र और गुजरात से। ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि उस टाइम महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग होते ही नहीं थे। और बेटा महाराष्ट्र और गुजरात को मिलाकर क्या कहते थे? यूनाइटेड बॉम्बे स्टेट। क्या कहते थे? यूनाइटेड बॉम्बे स्टेट, ठीक है। बाद में 1960 में, ठीक है, फर्स्ट में 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग हुए यूनाइटेड बॉम्बे स्टेट से, क्लियर है, इसलिए यहाँ पर महाराष्ट्र और गुजरात लिखा है। देन PR नायडू, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चरलू फ्रॉम आंध्रा एंड तमिलनाडु। अच्छा, फिर से बात यही आ गई। अब देखो यहाँ पर आंध्रा और तमिलनाडु क्यों लिखा गया है, इसके पीछे की कहानी सुनो बेटा। तो पूरा तमिलनाडु, मेजर पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, कर्नाटका के कुछ पार्ट और केरला के कुछ पार्ट को मिलके बनती थी मद्रास प्रेसिडेंसी। आई बात समझ में? मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या क्या आता था? पूरा तमिलनाडु आता था, पार्ट्स ऑफ पूरा तमिलनाडु आता था, पार्ट्स आते थे आंध्र प्रदेश के, केरला के और कर्नाटका के। इस सबको मिला के क्या बनी हुई थी? मद्रास प्रेसिडेंसी। फिर आज़ादी के बाद हम लोगों ने इन स्टेट्स को अलग अलग किया, तो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? आंध्रा एंड तमिलनाडु। सो PR नायडू, सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चरलू, ये कहाँ से बिलोंग करते थे बेटा? आंध्रा और तमिलनाडु से। पंडित मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय फ्रॉम उत्तर प्रदेश। Liberal Englishmen like Hume, Wedderburn are also pleaded India's cause courageously in those days. तो कुछ अंग्रेज भी हमारे साथ थे, जैसे A.O. ह्यूम, वेडरबर्न, इन लोगों ने भी हमें सपोर्ट किया। अब हम लोग देखेंगे की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट, क्या मुख्य विशेषताएं थी किसकी? अर्ली नेशनलिस्ट की। तो जो कांग्रेस थी जब वो अपनी इन्फेंसी में थी, इन्फेंसी मतलब बेटा होता है छोटा बच्चा, है ना। तो देखो जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तुरंत बनता है तो सारे लोग नए होते हैं, है ना। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन को तो बना लिया पर उनके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना कि किस तरीके से काम करना चाहिए, तो हर चीज़ हिट एंड ट्रायल पे रन करती है। तो इसीलिए हम इसको इन्फेंट स्टेज या इन्फेंसी कह रहे हैं। तो जब कांग्रेस की इन्फेंट स्टेज थी या इन्फेंसी थी, तो उस टाइम में कांग्रेस को जो व्यूज़ थे वो कैसे थे? मॉडरेट, ठीक है। द कांग्रेस इन इट्स इन्फेंसी, शुरुआती दौर में जो कांग्रेस थी वॉज डोमिनेटेड बाय मैन विथ मॉडरेट व्यूज़, ठीक है। वो सारे लोग जो कांग्रेस के शुरुआती दौर में कांग्रेस की लीडरशिप को संभाले हुए थे, कांग्रेस में जिनका मेजर बोलबाला था, वो सारे मॉडरेट व्यूअर्स थे, मॉडरेट व्यूज़ वाले लोग थे। देर आर 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स, इन लोगों के 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो इन्हें एजर्टिव नेशनलिस्ट से डिस्टिंग्विश करते हैं, अलग बनाते हैं। फिर से देखो, कांग्रेस जब अपने शुरुआती दौर में थी तो जो मुख्य नेता थे कांग्रेस के, उनके जो व्यूज़ थे वो मॉडरेट थे। अब हम 3 की कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जहां पर आपको पता चल जाएगा कि भैया ये कैसे एजर्टिव नेशनलिस्ट थे, अलग थे। तो जो फर्स्ट पॉइंट है
पहले हम उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर ध्यान रखना हम क्या पढ़ रहे हैं, वो की मेजर पॉइंट्स जो असर्टिव नेशनलिस्ट और मॉडरेट्स को अलग करते हैं, दोनों में डिफरेंस बताते हैं। तो पहला, जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो सिर्फ एक ही क्लास को रिप्रेजेंट करते थे। दे ऑल वर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ओनली वन क्लास, दैट इज एजुकेटेड मिडिल एंड मेनली प्रोफेशनल्स। एजुकेटेड मिडिल मेनली प्रोफेशनल क्लास थी, ठीक है, जिसमें लॉयर्स आते थे, डॉक्टर्स आते थे, टीचर्स आते थे, न्यूज़पेपर मैन आते थे। मतलब जो कॉमन पीपल होता है या जो पुअर पीपल होता है, ये वो लोग नहीं थे बेटा, ये वो सारे लोग थे जो उस टाइम में भी बहुत अच्छा पढ़ पाए, ठीक है। जो प्रोफेशनल्स थे, देखो लॉयर बनना, डॉक्टर बनना, टीचर बनना, टीचर अगर हम प्राइवेट इंस्टीट्यूट के हैं तो चलो वो थोड़ा बहुत आसान हम मान भी लें, पर उस टाइम में ये चीज़ें आसान नहीं होती थी कि आप उठे और लॉयर बन गए, डॉक्टर बन गए, टीचर बन गए। अगर आप ये हैं, इट मीन्स आपके पास कुछ ना कुछ तो रहा होगा। तो फर्स्ट जो की डिफरेंस है वो ये है कि दे रिप्रेजेंटेड ओनली वन क्लास, दैट इज एजुकेटेड मिडिल एंड मेनली प्रोफेशनल क्लास, जिसमें डॉक्टर, लॉयर, टीचर्स और न्यूज़पेपर मैन आते हैं। सेकेंड, ये जितने भी लोग थे इन सबका अनलिमिटेड फेट था ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस पे। मैंने पहले भी बताया कि भाई जो ब्रिटिशर्स हैं वो लोग भी थोड़ा बहुत तो दिमाग रखते होंगे, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ तो अच्छा करेंगे, है ना, हमारे साथ जस्टिस होगा। इन लोगों का फर्म बिलीव था, फर्म फेथ था, ठीक है, कि भाई जो ब्रिटिश है उनमें भी इतना तो दिमाग है कि वो हमारे साथ सब कुछ बुरा नहीं करेंगे, वो हमारे साथ अच्छा करेंगे। ब्रिटिश न्याय भावना में उनका असीम विश्वास था, ठीक है, ब्रिटिश न्याय भावना में उनका असीम विश्वास था, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, ये इस बात को भी मानते थे कि जो ब्रिटिशर्स रूल हमारे ऊपर कर रहे हैं ये हमारे लिए भी अच्छा है और इंग्लैंड के लिए भी अच्छा है। अब सोचो, ये तो अच्छा नहीं है पर फिर भी अच्छा था। चलो, दे थॉट ऑफ द ब्रिटिश कनेक्शन विथ इंडिया एज समथिंग, ये इनका मानना ये था कि जो ब्रिटिशर्स के कनेक्शन है इंडिया के लिए, विच शुड कंटिन्यू फॉर लार्जर गुड, ये कंटिन्यू रहेंगे और इससे भारत का भी अच्छा होगा और इंग्लैंड का भी अच्छा होगा, ऐसी सोचती है हमारे अर्ली नेशनलिस्ट की, ठीक है। पहली बात तो ये ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस में विश्वास रखते थे, फिर ये इस बात को भी मानते थे कि अगर ब्रिटिश हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं तो ये भी अच्छा है, इससे भविष्य में हमारे लिए कुछ अच्छा होगा और इंग्लैंड के लिए तो अच्छा होगा ही होगा। थर्ड, बेटा जब भी ये ब्रिटिशर्स से किसी रिफॉर्म्स की बात करते, भले ही वो रिफॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड होता या किसी और चीज़ से रिलेटेड होता, तो जब भी ये रिफॉर्म्स की बात ब्रिटिशर्स से करते तो ये कहते कि भाई जो आपने फ्रेमवर्क बना रखा है ना, जिस तरीके से भी आप ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल कर रहे हो, उस फ्रेमवर्क के अंदर ही हमें थोड़ी सी छूट दे दो, है ना, थोड़े से रिफॉर्म्स कर दो, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म हमारे इंडिया में कर दो। इनकी जितनी भी डिमांड्स होती हैं वो बहुत ही मॉडरेट कैरेक्टर की होती, उदारवादी होती। मतलब कहीं पर भी देखने में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अरे और ये कैसे मांग लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। दे वर आस्क्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड अदर रिफॉर्म्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो ब्रिटिशर्स ने एक फ्रेमवर्क बना रखा था उस फ्रेमवर्क के अंदर ही अपनी डिमांड्स को रखते थे और इनकी सारी डिमांड्स मॉडरेट कैरेक्टर की होती थी, मतलब उदारवादी होती थी। फोर्थ, इनकी जो मेथड से स्ट्रगल की, संघर्ष करने का जो इनका तरीका था वो भी बहुत उदारवादी था, बहुत मॉडरेट था, ठीक है। मतलब मॉडरेट्स किसको बोलोगे आप, जो लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते हैं ना उनको। भैया प्यार प्यार से बात में जो बिलीव करते हो कि भैया हम बोलते रहेंगे, एक दिन तो ये समझेंगे, एक दिन तो ये हमारे लिए कुछ करेंगे, उस तरीके के जो व्यक्ति होते हैं उन्हें मॉडरेटर्स कहते हैं या उदारवादी कहते हैं। तो देयर मेथड्स ऑफ स्ट्रगल वर क्वाइट मॉडरेट, उनके संघर्ष करने का, उनके स्ट्रगल करने का जो तरीका था वो भी बहुत उदारवादी था, ठीक है। ये जो लोग थे वो अपने एजिटेशन को भी किसके थ्रू, अपनी उत्तेजना को, अपनी गुस्सा को भी किसके थ्रू रखते थे, पेटिशंस के थ्रू, रिजोल्यूशंस के थ्रू। पेटिशंस को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा याचिका, तो याचिकाओं के माध्यम से, याचिकाओं के थ्रू, रिजोल्यूशन का मतलब होता है प्रस्ताव, प्रस्ताव रख के याचिका। याचिका क्या होती है, अब देखो एक एप्लीकेशन आप लोगों ने देखी होगी ना, जब आपकी कॉलोनी में आपको कोई पार्क बनाना हो या प्रॉपर टाइम पे टैप वाटर नहीं मिल रहा हो, तो एक एप्लीकेशन एक बंदा लिखता है पर उसको साइन बहुत सारे लोग कर देते हैं, तो इसको ही हम क्या कहते हैं बेटा, पेटिशन।
तो उनके संघर्ष करने का तरीका भी बहुत ही उदारवादी था। वो अपने आंदोलन को, अपने गुस्से को, अगर उन्हें कभी गुस्सा आता भी तो उसको किसके थ्रू रखते ब्रिटिशर्स के सामने, पेटिशंस के रूप में, रेजोल्यूशंस के रूप में। पेटिशंस का मतलब होता है याचिकाएं, रेजोल्यूशंस का मतलब होता है, क्या होता है रेजोल्यूशन का मतलब, प्रस्ताव। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स एंड डिमांड्स ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे और उनकी डिमांड्स क्या थी। तो इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे और जो इनकी मुख्य मांगे थी उन्हें हम फॉलोइंग हेड्स के अंदर पढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल मतलब मुख्य, डिमांड्स मतलब मांगे। ठीक है, तो इनके उद्देश्य क्या थे, इनकी मांग क्या थी। तो पहला, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स में क्या क्या रिफॉर्म्स चाहते थे, अब हम पहले वो पढ़ेंगे। संवैधानिक सुधार क्या क्या चाहते थे। तो पहला, दे आस्क फॉर एबोल्यूशन ऑफ इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल का एबोल्यूशन हो। तो बेटा थोड़ा सा आप यहीं पे जान लो इंडियन काउंसिल क्या थी। इंडियन काउंसिल बेटा बनी थी 1858 में। ठीक है, कब बनी थी, 1858 में। ये कहाँ पर बेस करती थी, लंदन में बेस करती थी। ठीक है, इसमें 15 मेंबर्स हुआ करते थे। कितने मेंबर्स हुआ करते थे, 15 मेंबर्स हुआ करते थे। ये कहाँ पर बेस थी, लंदन में बेस थी। और कब बनी थी, 1858 में। ये एक एडवाइजरी बॉडी थी टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ठीक है, ये क्या थी, एक एडवाइजरी बॉडी थी टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो इस इंडियन काउंसिल को एबलिश करने की बात करते थे कौन, मॉडरेट्स। ठीक है, अर्ली नेशनलिस्ट। तो अर्ली नेशनलिस्ट कहते थे इस इंडियन काउंसिल, द काउंसिल ऑफ इंडिया को आप हटा दो, एबलिश कर दो। कब बनी थी, फिर से याद करो कब बनी थी ये, 1858 में। कहाँ पर बेस थी, लंदन में बेस थी। कितने लोगों का ग्रुप थी, 15 मेंबर्स का। ठीक है, अब बेटा जो कांग्रेस थी वो अपने फर्स्ट सेशन में ही बात करती है कि भैया हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक्सपांशन की ज़रूरत है। प्लीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट आप सुनिए, आप जो काउंसिल है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, प्लीज़ उसको एक्सपांड कीजिए जो आपने क्रिएट की है बाय द एक्ट ऑफ 1861। 1861 के एक्ट के अंतर्गत जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बनी हैं उनको थोड़ा विस्तृत कीजिए, थोड़ा एक्सपांड कीजिए। जो सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स हैं उसमें जो प्रपोर्शन है इलेक्टेड मेंबर्स का उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, है ना। फिर से ध्यान से सुनो, जो सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल्स थी उनमें कंसिडरेबल प्रोपोर्शन होना चाहिए इलेक्टेड मेंबर्स का, मतलब अच्छे खासे नंबर में इलेक्टेड मेंबर्स हों दोनों में ही, सेंट्रल और प्रोविंशियल काउंसिल में। ऐसा कहना था हमारे कांग्रेस लीडर्स का उनके फर्स्ट सेशन में ही। देन ये जो काउंसिल है इन्हें थोड़ी शक्तियाँ दो। ठीक है, देखो ये जो काउंसिल बनी थी बेटा इसके पास बहुत ही लिमिटेड पावर्स थी, कोई ज़्यादा इनके पास पावर होती नहीं थी, है ना। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनके पास बहुत ही लिमिटेड रोल था, सिर्फ ये एडवाइजरी की तरह थी। कोई डिस्कशन इन काउंसिल्स में फाइनेंस को लेकर के होता ही नहीं था। नो फाइनेंस डिस्कशंस वाज परमिटेड। All legislative measures and financial questions, including budget, should be submitted to the councils. तो अब कांग्रेस के लीडर्स चाह रहे थे कि जितने भी लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, फाइनेंशियल क्वेश्चंस हैं, बजट को भी आप इस काउंसिल में सबमिट कीजिए। पर ब्रिटिशर्स तो ऐसा चाहते नहीं थे, है ना। द लेजिस्लेटिव काउंसिल हैड लिमिटेड रोल, इट वॉज चीफली एडवाइजरी, नो डिस्कशन ऑन फाइनेंसेस वॉज परमिटेड। पर कांग्रेस लीडर चाहते थे कि जितने भी लेजिस्लेटिव मेजर्स हैं, फाइनेंशियल क्वेश्चंस हैं, बजट है, इस सबको आप सबमिट कीजिए इस काउंसिल में। शुड बी सबमिटेड, समझ में आया आपको, जितने भी फाइनेंशियल क्वेश्चंस है, बजट है, सबको इस काउंसिल में इंक्लूड करना चाहिए। तो बेटा 20th सेंचुरी की शुरुआत में, ठीक है, 20th सेंचुरी वो पीरियड है जो 1901 से स्टार्ट होकर के 2000 तक चलेगा। इसको हम क्या कहते हैं, 20th सेंचुरी। तो 20th सेंचुरी की शुरुआत में जो कांग्रेस के लीडर्स थे वो कहते थे कि भाई हमें भी कॉलोनियल फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट दे दो, डोमिनियन स्टेटस दे दो, जो आपने किसको दिया है, डोमिनियंस ऑफ कनाडा, डोमिनियंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया को। ठीक है, कॉलोनियल फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की बात हमारे कांग्रेसी नेता करते थे उनके शुरुआती दौर में। इसको समझने के लिए बेटा थोड़ा ध्यान से सुनना, क्या मतलब होता है कॉलोनियल फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट का। तो इसमें इंडियन गवर्नमेंट होगी,
जो एडमिनिस्टर करेगी कॉलोनी को, मतलब इंडिया को, अंडर ब्रिटिश सुपरविजन, ठीक है, टू फॉर्म एन इंडियन गवर्नमेंट विच वुड एडमिनिस्टर द कॉलोनी अंडर ब्रिटिश सुपरविजन, ठीक है। क्लियर हुई बात? मतलब हमारे पास रूलिंग पावर होगी, हम रूल करेंगे, पर हमारे ऊपर एक और रूलिंग पावर होगी, मतलब एक सुपरविजन होगा, वो किसका होगा? ब्रिटिशर्स का होगा। इस तरीके से ही उस टाइम में कनाडा और ऑस्ट्रेलिया गवर्न किए जा रहे थे, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। समझ में आए पॉइंट? मतलब एक मेजर पॉइंट समझो यहाँ से कि दे वर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्वराज, इंडिपेंडेंस, इसकी बात नहीं करते थे, वो डोमिनियन स्टेटस की बात करते थे। वो बात करते थे कि भाई चलो तुम रूल कर रहे हो, करो, थोड़ी बहुत पावर हमें दे दो कि हमारे इंटरनल डिसीजंस हम लोग ले पाए। नाउ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, तो जो कांग्रेस थी वो गवर्नमेंट से अर्ज करती थी कि भैया हमें ये कुछ रिफॉर्म्स भी आप दे दो। अर्ज को आप ऐसे बोल सकते हो विनती करना, है ना। तो जो कांग्रेस थी वो इस बात की विनती करती थी सरकार से, ब्रिटिश गवर्नमेंट से, कि भाई ये रिफॉर्म्स भी हमें दे दो। अब हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पढ़ रहे हैं बेटा। वाइडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडियंस इन द हायर सर्विसेज, बेटा जब तक ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल करते रहे कि ये इच्छा थी कि जो टॉप नॉच पोजीशंस रहे, जो मेजर डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज़ रहे, वो हमेशा ब्रिटिशर्स ही रहे। इंडियंस बहुत हाई पोस्ट तक ना पहुंच पाए, भले ही वो रेलवेज हो, भले ही वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, ठीक है। तो जो हमारे जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि इंडियंस को हायर सर्विसेज में भी बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलने लगे, वाइडर एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है, हायर सर्विसेज में। और बेटा जैसे आज आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी कंट्री में यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो हमारी कंट्री के लिए ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं, तो एग्ज़ाम कहाँ पर हो रहा है? इंडिया में ही हो रहा है ना। हर स्टेट का व्यक्ति इसमें पार्ट ले सकता है, यूनियन टेरिटरीज का व्यक्ति इसमें पार्ट ले सकता है। तो उस टाइम में जो आईसीएस का एग्ज़ाम होता था, क्या का? आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज, जो आज का आप लगा सकते हो किसकी तरह ही है? यूपीएससी की तरह ही है। तो उस टाइम में बेटा जो आईसीएस का एग्ज़ाम होता था वो कहाँ पर होता था? लंदन में होता था, मतलब इंग्लैंड में होता था। तो जो हमारे अर्ली नेशनलिस्ट थे वो चाहते थे कि ये एग्जामिनेशन इंग्लैंड में भी हो और साथ ही साथ इंडिया में भी हो, होल्डिंग ऑफ साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन बोथ इन इंग्लैंड एंड इंडिया फॉर रिक्रूटमेंट टू इंडियन सिविल सर्विस। इंडियन सिविल सर्विस के लिए जितने भी रिक्रूटमेंट होते हैं उनका एग्ज़ाम आप सिर्फ लंदन में कराते हो, तो प्लीज़ अब उसे साइमल्टेनियसली इंडिया में भी करवाओ। देन एडिकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए इंडियंस का इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय एंड दोज ऑफ गवर्नर्स। गवर्नर्स की जो काउंसिल है, वाइसरॉय का जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, उसमें इंडियंस का एडिकेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। आप हमारे लिए रूल्स बना रहे हो, रेगुलेशन बना रहे हो और हमारा ही रिप्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं है, तो ये गलत है ना। फिर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल फंक्शंस। अर्ली नेशनलिस्ट को इस बात का बहुत ज़्यादा ज्ञान था बेटा कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शन साथ में नहीं किए जा सकते। तो ये चाहते थे कि भाई जो फंक्शंस हैं, है ना, एग्जीक्यूटिव्स के, वो अलग लोग करें और जुडिशियल फंक्शंस जो है वो अलग लोग परफॉर्म करें। मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव्स को बिल्कुल आप सेपरेट कर दो। और जो लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं, ठीक है, एन इंक्रीज इन द पावर ऑफ लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़, जो लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़ हैं इनकी पावर को बढ़ाओ एंड रिड्यूसिंग ऑफिशियल कंट्रोल ओवर देम। आप जो अननेसेसरी कंट्रोल करके रख रहे हो लोकल म्यूनसिपल बॉडीज़ पे, उस कंट्रोल को कम करो और इनकी पावर्स को थोड़ा सा बढ़ा दो। अब हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार, ठीक है। तो कौन से आर्थिक सुधारों की बात की किसने बेटा? अर्ली नेशनलिस्ट ने। तो जो अर्ली कांग्रेस लीडर्स थे उन्होंने डिमांड की कि भैया लैंड रेवेन्यू में कमी की जाए, रिडक्शन किया जाए, ठीक है। लैंड रेवेन्यू बोले तो ज़मीन के ऊपर जो टैक्स लगाते थे, ठीक है, इसको एग्जैक्ट हम बोलते हैं भू राजस्व, ठीक है। ज़मीन के ऊपर जो टैक्स लगाते थे भू राजस्व, उसमें कमी करो, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ पीजेंट्स, जो किसान हैं बेटा उनको प्रोटेक्शन दो, ठीक है। किसानों को ज़मींदार बहुत ज़्यादा परेशान करते थे अपनी अनजस्ट डिमांड से, ठीक है। कई बार देखो
आज हम टैक्स देते हैं क्योंकि हमने इनकम को अर्न किया है। जब आपकी इनकम एक पर्टिकुलर लिमिट से 5 लाख से बढ़ जाएगी तो ही आपको सरकार को टैक्स देना है। 7 लाख से जब आप ज़्यादा कमाओगे तो ही आपको टैक्स देना, मतलब आप कुछ ना कुछ कमा रहे हो, उस कमाई पे सरकार आपके ऊपर टैक्स ले रही है ना। जो बंदे नहीं कमा रहे हैं या जो कम कमा रहे हैं उनसे तो सरकार टैक्स ले ही नहीं रही है। पर ये जो ज़मींदार थे ये इस बात को नहीं समझते थे। देखो, अगर मेरी जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसमें बढ़िया से प्रोड्यूस होगी तो मुझे ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसमें से कुछ अमाउंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्स आपको दे दूंगी। पर कई बार फ्लड की वजह से, ड्रॉट की वजह से मेरी इनकम, मेरी मेरी जो लैंड थी उसने कुछ जनरेट, मतलब कुछ प्रोड्यूस ही नहीं किया, मतलब मेरी इनकम हुई नहीं, तो मैं उसके बाद कैसे टैक्स दे दूँ? तो जो ज़मींदार लोग थे वो इस बात को समझते नहीं थे कि भैया किसी प्रॉब्लम की वजह से आपकी प्रोड्यूस नहीं हुई है, वो तो बोलते थे नहीं, 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 आपको तो टैक्स देना ही है। तो जो दूसरी डिमांड थी अर्लियर कांग्रेस लीडर्स की वो ये थी कि भई पीजेंट्स को प्रोटेक्शन दो अगेंस्ट द अनजस्ट डिमांड्स ऑफ ज़मींदार। ज़मींदार को थोड़ा-सा आप कंट्रोल में रखो। चीप क्रेडिट्स दो, लोन्स दो टू द पीजेंट्स थ्रू एग्रीकल्चरल बैंक्स बनाओ और उनके थ्रू जो हमारे पीजेंट्स है, किसान है, उनको सस्ते में लोन दो, मतलब जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत कम रखो। सॉल्ट टैक्स को कम्प्लीटली एबलिश कर दो। नमक, सॉल्ट विच इज़ फ्रीली अवेलेबल इन नेचर। देखो, सॉल्ट रॉक्स होती हैं, है ना, समुद्र के पानी में नमक, मतलब फ्री में ही नमक अवेलेबल है। सॉल्ट लेक्स होती हैं, तो आप क्यों सॉल्ट के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हो? तो सॉल्ट टैक्स को एबलिश करो। एंड ड्यूटी ऑन शुगर, शुगर के ऊपर भी कोई ड्यूटी नहीं लगाओ और टैक्स ना लगाओ नमक के ऊपर। ट्रेड के थ्रू हमें ट्रेड प्रोटेक्शन दो, क्योंकि ट्रेड को कम्प्लीटली रूइन ब्रिटिश गवर्नमेंट कर चुकी थी। तो इंडियंस जो थे वो चाहते थे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो थ्रू ट्रेड प्रोटेक्शन। आप हमें ट्रेड प्रोटेक्शन दो जिससे हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी। देखो बेटा, ऐसा होता था कि फॉरेन से जो गुड आ रहा है आप उसके ऊपर कोई ड्यूटी नहीं लगा रहे हो। जब वो इंडिया में आता है, वहाँ से मशीन से बना हुआ गुड आ रहा था, सस्ते दामों का आ रहा था, तो हमारे इंडियन गुड्स को कोई परचेज नहीं करना चाहता था। तो हम चाहते थे कि भैया हमारी कंट्री में भी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, और इस ग्रोथ के लिए ट्रेड प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है जो आपको हमें देनी ही पड़ेगी। हैवी टैक्स ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। आप जो इम्पोर्टेड गुड्स है, जो इंग्लैंड से गुड आ रहा है या किसी और कंट्री से गुड आ रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी ड्यूटी लगा दो। तो ऑब्वियस सी बात है, इंडियंस सब अपने खुद के इंडिया में बने गुड्स खरीदेंगे, पर आप तो ऐसा कर नहीं रहे हो। आप तो फ्री में आपके इंग्लैंड से बनाए, ब्रिटेन से बना गुड हमारे इंडिया में मंगवाए जा रहे हो। एक तो जो मशीन से बना है जो थोड़ा सस्ता भी पड़ता है, तो हमारे लोग उसी को खरीद रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, और वो किसके थ्रू होगी? जब आप हमें ट्रेड प्रोटेक्शन दोगे। ट्रेड प्रोटेक्शन कैसे मिलेगी? जब आप हैवी टैक्सेस लगा दोगे इम्पोर्टेड गुड्स के ऊपर। और भैया, आप जो आर्मी के ऊपर खर्चा कर रहे हो, जो आपका एक्सपेंडिचर है आर्मी के ऊपर, उससे कम कर दो और सोशल सर्विसेज के ऊपर थोड़ा खर्चा करना चालू कर दो, जैसे हेल्थ और एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर खर्चा बढ़ाओ। और आर्मी के ऊपर जो, हम तो खुद लड़ना ही नहीं चाहते, हम इंडियंस किसी से नहीं लड़ते, हम नहीं लड़ना चाहते। आप ज़बरदस्ती इतनी बड़ी आर्मी, स्टैंडिंग आर्मी रख रहे हो, है ना। आप जहाँ पर भी लड़ना होता है, भले वो World War I हो, World War II हो, आप हमारी आर्मी को भेज देते हो। किसी से भी लड़ना हो आप हमारी आर्मी को भेज देते हो। तो भैया हमें आर्मी तो अर्ली नेशनलिस्ट है। इस टाइम में तो World War I, World War II नहीं हुआ था, उसके पहले भी जितने भी वॉर होते थे, इंग्लिश क्या करते थे, हम इंडियंस को वहाँ पर लड़ने भेज देते थे, इसलिए उन्हें बड़ी आर्मी चाहिए थी। तो हमने कहा आर्मी पे खर्चा कम करो और हेल्थ और एजुकेशन पे खर्चा करो। सिविल लिबर्टीज़ की बात करेंगे अब हम, सेफ गार्डिंग द सिविल लिबर्टीज़। अब हम बात करेंगे बेटा सिविल लिबर्टीज़ की। ठीक है, तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो अंग्रेजों से ये चाहते थे कि भैया हमारी सिविल लिबर्टीज़ को भी आप सेफ गार्ड दो। जो अर्ली कांग्रेस मैन थे, शुरुआती कांग्रेसी जो नेता थे, वो ये मानते थे कि हमारे स्पीच के ऊपर, एक्सप्रेशन के ऊपर, अभिव्यक्ति की आज़ादी के ऊपर, है ना, बोलने की आज़ादी के ऊपर जो आपने रोक लगा रखी है उसका हम पुरजोर अपोज करते हैं। आप हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच दो, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दो, अभिव्यक्ति की आज़ादी दो, बोलने की आज़ादी दो। ठीक है, तो जो शुरुआती कांग्रेसी नेता थे वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के लिए, भाषण बोलने की आज़ादी के लिए पुरजोर तरीके से अंग्रेज़ों का विरोध करते थे कि भैया ये गलत कर रहे हो आप, हमें लिबर्टीज़ चाहिए। दे वर डिमांडिंग राइट्स टू असेंबल एंड फॉर्म एसोसिएशन। वो अंग्रेजों से कहते थे कि भैया हमारे पास भी राइट होना चाहिए, राइट टू असेंबल, कि हम किसी भी प्रयोजन के लिए इकट्ठे हो सकें, हम एसोसिएशंस बना सकें। अब हम पढ़ेंगे बेटा थर्ड पॉइंट। तो इसको समझने के पहले आप एक बात जान लो कि अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि अगर वो प्रेस की फ्रीडम, अखबारों से, रेडियो से उनकी फ्रीडम को छीन लेंगे, ठीक है, उनमें कोई व्यक्ति कोई विद्रोही गतिविधि नहीं कर पाएगा, मतलब
कोई ऐसा आर्टिकल नहीं लिख पाएगा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में हो। तो क्या होगा, जितने भी विद्रोही होंगे, जो हमारे नेशनलिस्ट होंगे, अजर्टर्स जो होंगे, वो चुप बैठ जाएंगे, है ना। पर ऐसा तो नहीं था, है ना। कांग्रेस का मानना था कि आप भले ही सप्रेशन कर रहे हैं फ्री प्रेस का, पर इस फ्री प्रेस के सप्रेशन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। विद्रोही अपना काम करेंगे, सरकार के खिलाफ वो लोग लड़ते रहेंगे, भले ही वो अंडरग्राउंड जाके करें, सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाएं, सीक्रेटली लड़ें, ठीक है, पर वो चुप तो नहीं बैठेंगे। तो कांग्रेस का मानना ये था कि स्वतंत्र प्रेस का सप्रेशन करके, फ्री स्पीच को दबा करके कभी भी आप विद्रोहियों पे या सरकार के खिलाफ विद्रोह पे, रिबेलियन पे आप कोई रोक तो नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। वो एक्टिविटीज तो चलती रहेंगी, जिनको आपको अपोज करना है वो प्रेस में ना लिख के कहीं और से अपोज करेंगे, पर वो आपका अपोज करेंगे ही करेंगे। अब हम पढ़ेंगे बिलीव्स एंड मेथड्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ अर्ली नेशनलिस्ट। अर्ली नेशनलिस्ट के बिलीव्स क्या थे, किस मेथड से वो स्ट्रगल करते थे। तो बेटा ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो अर्ली नेशनलिस्ट थे उनका अनलिमिटेड फेथ था, असीमित विश्वास था ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एंड फेयर प्ले पे, कि भैया ब्रिटिशर्स जो थे, जो हैं वो निष्पक्ष हैं और वो हमारे साथ कुछ अच्छा ही करेंगे, फेयर प्ले करेंगे, मतलब कुछ बुरा नहीं करेंगे। तो अर्ली नेशनलिस्ट का ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस पे, फेयर प्ले पे असीमित विश्वास था। जो पहला सेशन हुआ कांग्रेस का, वो जयकार, 3 चीयर्स, 3 जयकारों के साथ ख़त्म हुआ, ठीक है। जो पहला सेशन था कांग्रेस का वो एंड हुआ जयकारों के साथ, 3 चेयर्स फॉर यू। तो जो फर्स्ट सेशन था कांग्रेस का वो जयकारों के साथ ख़त्म हुआ, और वो जयकारे किसके लगाए जा रहे थे बेटा, क्वीन एम्प्रेस, इंग्लैंड की महारानी के लिए जयकारे लगाए जा रहे थे। उन्हें महामहिम, मैजेस्टी कहा जा रहा था, ठीक है। बेटा देखो, जयकारे लगाना एक अलग बात है, इसके अलावा भी जो हमारे कांग्रेस लीडर्स थे ना, वो बहुत प्राउड फील करते थे, गर्वित महसूस करते थे, गर्व महसूस करते थे अपने ब्रिटिश कनेक्शंस पे। अरे वाह, ब्रिटिश लोग हमसे इतने अच्छे से बातें कर रहे हैं, है ना। अगर ये किसी ब्रिटिश ऑफिशियल्स के साथ में बैठते तो अपने आप के ऊपर इतना फक्र महसूस करते कि देखो ब्रिटिश ऑफिशियल्स सबको अपने साथ बिठा रहे हैं, हमसे बातें कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनकी सोच, अप्रोच ही गलत थी, कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे ब्रिटिशर्स को। और बेटा जो शुरुआती हमारे कांग्रेस के नेता थे वो इंग्लैंड की तरफ कैसे देखते थे, कि इंग्लैंड के लोग कितने अच्छे हैं, कितने इंस्पिरेशनल हैं, और उनसे हमें गाइडेंस मिलेगा। तो टू इंग्लैंड दे लुक्ड फॉर इंस्पिरेशन एंड गाइडेंस, वहाँ से उन्हें इंस्पिरेशन मिलती थी, वहाँ के लोगों से ये गाइडेंस लेना चाहते थे। इनका जो क्रिटिसिज्म था गवर्नमेंट के लिए वो बहुत ही मॉडरेट था, उदारवादी था, मतलब ये खुल करके उनका विरोध नहीं करते थे, और तो और ये बोलते थे इंग्लैंड के लोगों से हमें कितनी इंस्पिरेशन मिलती है, अच्छा हो कि वो हमें गाइड करें, ब्ला ब्ला। Dadabhai Naoroji was honest enough to recognize the benefits which English rule had conferred upon Indians। और दादा भाई नेरोजी भी इस बात को कहते थे कि हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिले हैं इंग्लिश रूल के, ठीक है, स्पेशली द इंग्लिश लैंग्वेज। तो दादा भाई नेरोजी भी कभी पीछे नहीं हटते इस बात से, वो भी कहते थे कि भैया अंग्रेजों से हमें फ़ायदा तो हुआ है, ब्रिटिश रूल से हमें फ़ायदा तो हुआ है, देखो इंग्लिश लैंग्वेज हमें मिल गई, मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन मिल गया, रेलवे आ गया था और टेलीग्राफ आ गया था। तो दादा भाई नेरोजी का मानना ये था, या और भी अर्ली नेशनलिस्ट का मानना ये था, कि अंग्रेजों ने हमें रेलवे दिया, अंग्रेजों ने हमें टेलीग्राफ, टेलीपोस्ट दिया, अंग्रेजी भाषा दे दी जिसने पूरे इंडिया को यूनाइटेड कर दिया, तो ब्रिटिश रूल का फ़ायदा तो हुआ। चलो अब हम इनकी मेथड्स को पढ़ेंगे कि भैया किस तरीके से ये लोग स्ट्रगल करते थे। तो जो अर्ली नेशनलिस्ट थे वो एजिटेशन पे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स पे, उत्तेजना पे, लड़ाई पे, झगड़े पे बिलीव नहीं करते थे। ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को अडॉप्ट करते थे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स को ये सोचते भी नहीं थे। मतलब जो भी कुछ करेंगे हम संवैधानिक दायरे में करेंगे, गुस्सा भी करेंगे तो भी प्रेयर्स, पेटिशंस के थ्रू निकालेंगे, ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे।
तो बेटा शुरुआत ही कांग्रेस नेता बड़े ही अच्छे हुआ करते थे। उन्हें अगर कभी एजिटेशन करना भी, उन्हें कभी गुस्सा भी आता था, उत्तेजना भी आती थी, तो वो अपनी गुस्सा को, उत्तेजना को किसके थ्रू ब्रिटिश ऑफिशियल्स के सामने रखते थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के सामने रखते थे, पेटिशंस, याचिका के रूप में, रिजोल्यूशंस के रूप में, प्रस्ताव के रूप में। ये मीटिंग करते थे टाउन्स में भी, सिटीज़ में भी और कंट्री टाउन्स में। ये लीफलेट्स, पम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे। आप लोगों ने देखा होगा ना, आपके स्कूल के प्रमोशन के लिए जो पम्पलेट्स बनते हैं, लीफलेट्स बनते हैं, तो ये ऐसे ही लीफलेट्स, पम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते थे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करता था। ये मेमोरेंडम प्रिपेयर करते थे। मेमोरेंडम क्या होता है? एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते थे। वो रिपोर्ट जो इन्हें गवर्नमेंट कमिटीज़ को सबमिट करना होता था, या कमिटीज़ ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट को अगर कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है तो ये रिपोर्ट भी बनाते थे अर्ली कांग्रेस लीडर्स। ये डेलीगेशंस को सेंड करते थे लीडिंग इंडियंस का इंग्लैंड टू हैव टॉक विद ब्रिटिश अथॉरिटीज़, ब्रिटिश अथॉरिटीज़ से टॉक करने के लिए। ये लीडिंग इंडियंस, एजुकेटेड, जो डॉक्टर हो, लॉयर हो, टीचर हो, इंजीनियर हो, ऐसे लोगों को ये लोग इंग्लैंड भेजते थे ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया के बिहाफ पे आप जा कर के वहाँ पर इंग्लैंड की अथॉरिटीज़ से डील करो। दादाभाई नौरोजी हैड फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन। दादाभाई नौरोजी ने 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई। कहाँ पर? लंदन में। तो ये बात ध्यान रखना, 1 मार्कर में पूछी जा सकती है कि हु फाउंडेड ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन? हु? दादाभाई नौरोजी। अब सेकंड फ्लिप क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, दादाभाई नौरोजी हैज फाउंडेड द ईस्ट इंडियन एसोसिएशन इन लंदन इन विच ईयर? तो आप बताओगे 1866 में। इस एसोसिएशन के थ्रू, मतलब ये एसोसिएशन उन्होंने इसलिए बताया था कि जो इंडियंस की परेशानियां हैं, ग्रीवियांसेस हैं, उसको इस एसोसिएशन के थ्रू वो ब्रिटिशर्स के सामने रख पाएँ। फिर से ध्यान से सुनो, थ्रू दिस एसोसिएशन, इस एसोसिएशन के थ्रू उनका एम था प्रोवाइडिंग मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर को इन्फॉर्मेशन देना, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना रिगार्डिंग इंडियाज़ ग्रीवियांसेस। इंडिया में जो प्रॉब्लम्स हैं, जो परेशानियाँ हैं, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक पहुँचाने के लिए उन्होंने बनाई थी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन लंदन का 1866 में। इन ब्रीफ, ये जो लीडर्स थे उनका मानना था कि एक बार ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर कन्विंस हो जाएगी कि भैया हम सही बोल रहे हैं, वो सारा कुछ ठीक कर देगी। एक बार बस उनको समझा दो कि हमारी जो नीड्स है वो जेन्युइन है रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है, तो एक ना एक दिन, जल्दी या देर से, वो कभी कभी ना कभी तो हमारे डिमांड्स को मान ही लेंगे। बेटा जो अर्ली कांग्रेसमैन थे, शुरुआती कांग्रेसी जो लीडर्स थे, वो सिर्फ मिटिगेट करना चाहते थे द एविल्स ऑफ ब्रिटिश रूल। जो अंग्रेजी साम्राज्य था उसमें जो अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे थे उसको थोड़ा सा लेस सीवियर या लेस पेनफुल बनाना चाहते थे। बस वो कभी भी ब्रिटिश रूल को टर्मिनेट नहीं करना चाहते थे। एक बात याद रखना, हमारे शुरुआती कांग्रेस के नेता ने आज़ादी की लड़ाई कभी नहीं लड़ी। वो सिर्फ ये चाहते थे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हमें कुछ रिफॉर्म्स मिल जाए, हमको जितना अत्याचार ये ब्रिटिशर्स आज हमारे ऊपर कर रहे हैं थोड़ा सा कम करने लग जाए, दैट्स इट। दे बिलीव्ड दैट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन, इनका बिलीव था कि संवैधानिक एजुटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन अलोन को पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी अचीव्ड। उनका मानना था, उनका ये विश्वास था कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल एजुटेशन के थ्रू ही हमें राजनीतिक सुधार कंट्री में देखने को मिलेंगे, आर्थिक सुधार हमें हमारी कंट्री में देखने को मिलेंगे, है ना। आप लड़के तो कभी ब्रिटिशर से जीत नहीं सकते। अच्छा, ब्रिटिश रूल को कभी ख़त्म भी ये नहीं करना चाहते थे।